नेपाल हिमालय की ऊंची चोटियां जो आसमानों को छूती हैं, उन्हीं की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा मुल्क जिसे दुनिया अक्सर इग्नोर कर देती है। लेकिन आज वही नेपाल एशिया का सबसे बड़ा यूथ प्रोटेस्ट देख रहा है। सड़कों पर लाखों जवान उतर आए हैं करप्शन, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस के खिलाफ। और सोशल मीडिया बैन होने के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज उठाई। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन का गुस्सा है। अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं आज की जनरेशन किसी काम की नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन सोचो, वही जनरेशन, वही यूथ नेपाल जैसी कंट्री में आज एक पूरी सरकार गिरा देती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर देते हैं कि कुर्सी छोड़ दें। इतना ही नहीं, गुस्सा इतना बढ़ गया कि उनके घर तक को आग लगा दी गई। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स तक जला दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर घसीटकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई नेपाल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की, जब उनके घर में भी फायर लगाई गई। सवाल यह है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी, असली वजह इससे बहुत गहरी है दोस्तों। ये सिर्फ एक बैन की कहानी नहीं बल्कि सालों से जमा गुस्सा और सिस्टम की नाकामियों का नतीजा है। और ये सभी कारण को समझते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग जमा हुए प्रोटेस्ट के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइतीगर मंडल से निकलकर पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग बिल्कुल पीसफुल था, बिल्कुल नॉन वायलेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट चलानी शुरू कर दी। फिर जो क्लैश हुआ उसने पूरे मुल्क को हिला दिया। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर तक घुस गए और फिर पुलिस ने जो किया उसने सबको शॉक कर दिया। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर। सीधा लाइव गोली चलाई गई हैं, असल गोलियां। कम से कम 19 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन मरने वालों में से एक 12 साल का बच्चा भी था। सोचो, एक बच्चे की जान इस तरह अब्यूज है दोस्तों। जब ऐसी डिक्टेटरशिप वाली हरकत होती है तो जाहिर सी बात है इस तरीके की तानाशाही देखकर लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये खबर फैलते ही और ज्यादा लोग सड़कों पर निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। पूरी की पूरी सड़कें लोगों से गिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाने के लिए दोपहर के 3 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अवाम कहाँ रुकने वाली थी। क्राउड बढ़ता गया। काठमांडू के अलावा पोखड़ा, बुटवल, भारतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब मीडिया में सबसे ज्यादा ये बात हाईलाइट हुई है कि प्रोटेस्ट की वजह सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया जाना है। नेपाल में गवर्नमेंट ने 26 बड़े सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया ऐप्स को देश से बैन कर दिया गया है। सिर्फ टिकटॉक बचा। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कई ज्यादा और कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और मिनिस्टर्स के नेपोटिज्म। नवंबर 2023 में गवर्नमेंट ने 26 बड़े सोशल मीडिया ऐप्स को कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस स्टैब्लिश करने को कहा था। नेपाल की सरकार ने कहा था ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन रियलिटी ये थी कि बड़े प्लेटफॉर्म्स ने कोऑपरेट नहीं किया। सिर्फ कुछ छोटी कंपनीज ने रजिस्टर करवाया और इनमें सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि जो रजिस्टर नहीं करते उन्हें बैन करो। फिर इसी साल 28 अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी, 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। जब कंपनीज ने इग्नोर किया तो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुल्क से बैन हो गए। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि सरकार ने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज को दबा सके। Extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us just like a dictator. ये बात वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी करप्शन एक्सपोज हो रहे थे।
मिनिस्टर्स के नेपोटिज्म एक्सपोज हो रहे थे। नेपाली यूथ ऑलरेडी गुस्से में था क्योंकि उनके सामने एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट और इनक्वालिटी और दूसरी तरफ मिनिस्टर्स के बच्चों का लग्जरियस लाइफस्टाइल था। नेपाल में 2024 का नंबर देखो, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82%, मतलब हर 5 में से एक नौजवान जॉबलेस था। जॉब क्रिएट नहीं होती तो लोगों को मजबूरन फॉरेन कंट्री में मिग्रेट करना पड़ता। हालत इतनी खराब कि हजारों लोग पैसों के लिए रशिया यूक्रेन वॉर तक लड़ने चले गए। जी हाँ, फरवरी 2024 तक 15,000 से ज्यादा नेपाली रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। 2 महीने के बाद ही उन्हें फ्रंट लाइन पर लड़ने के भेज दिया जाता था। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। और इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन भी मारे गए। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और रशिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उन्हें लुक्रेटिव ऑफर देता है। कुछ नेपाली फाइटर्स का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। सोचो, मौत के मुंह में भी लोग चले जाते हैं सिर्फ पैसों के लिए। ये हालत है और उधर पॉलिटिशियंस और उनके बच्चे सोशल मीडिया पे अपना लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ कर रहे हैं। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। टिकटॉक पर भी #NapoKids और #NapoBody ट्रेंड होने लगे। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी पोस्टर्स पर लिखा था कि पॉलिटिशियन के बच्चे गुची के बैग्स लेकर अब्रॉड से लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे कॉफिन्स में, मतलब आम आवाम रशिया वॉर में मरकर ताबूतों में वापस आ रहे हैं। ये आइलों ने नेपाली यूथ बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके अलावा करप्शन का मामला बहुत गहरा है दोस्तों। नेपाल के नौजवान अब उन्हीं 70+ कदीम सियासतदानों से तंग आ चुके हैं जो बार बार सरकार बनाते हैं और फिर गिरा देते हैं। असल में बात क्या है दोस्तों, साल 2008 से पहले नेपाल का देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के द्वारा चुनी गई किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा किंग गायनिद्रा सिंह था। इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट हुए थे। एक था 2006 का जाना आंदोलन और दूसरी थी बड़े सालों से चल रही माओइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को ऑफिशियली मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। 2008 के बाद जब नेपाल ने मोनार्की हटाकर रिपब्लिक बनाया था तो उम्मीद ये थी कि निजाम बदलेगा। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इन 17 साल की डेमोक्रेसी में 13 मर्तबा नेपाली सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी पुष्प कमल दहाल, तो कभी शेर बहादुर देओवा। यही 2-3 नाम कुर्सियों के चक्कर लगाते रहते हैं, अलायंस बनते हैं और कुछ ही महीनों में टूट जाते हैं। नेपाल में 2 डोमिनेट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। नेपाली कम्युनिस्ट की 2 मेजर पार्टी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। नेपाल का सिस्टम बस कुर्सियां घुमाने का खेल बन गया है, लेकिन अवाम का असली दुख दर्द जैसे करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा के लिए जमे रहते हैं और इन्हीं पार्टी के लीडर्स पर करप्शन के अजीबोगरीब इल्जाम लगना यहाँ एक मामूली बात बन चुका है। नेपाली कांग्रेस के हेड फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देओवा पर एयरक्राफ्ट परचेज के मामले में इलीगल कमीशन लेने का इल्जाम है। उनकी बीवी आरजू राणा देओवा जो अभी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर है, उन पर भी ये इल्जाम लगा है कि कुछ लोगों को झूठे डॉक्यूमेंट्स के जरिए दूसरे मुल्कों का स्टेटस दिलवाने में मदद की गई ताकि उन्हें रेफ्यूजीज या दूसरे लेबल्स के जरिए भेजा जा सके। सीपीएन एमसी के हेड और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्प कमल दहाल पर भी ये इल्जाम है कि जो फंड्स माओइस्ट गुरिल्ला फाइटर्स के लिए आए थे उनमें से कुछ को डाइवर्ट करके खुद रख लिया गया। और सीपीएन यूएमएल के हेड और करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी ऐसे केसेस चल रहे हैं। कुछ टीएसए जमीन को इलीगल तरीके से कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट करने का इल्जाम। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर पे भी सरकारी जमीन इंडिविजुअल प्राइवेट को देने का इल्जाम है। ये सब चीजें अब सीक्रेट नहीं रही, आम आवाम इन बातों को देख रही थी। मसला और भी डेंजरस इसलिए बन गया कि 2006 के बाद से ही नेपाल में एक प्रैक्टिस चल पड़ी थी, किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। ये एक इम्प्लाइड इम्यूनिटी जैसा सिस्टम बन गया है जिसकी वजह से करप्शन का स्कोप और बढ़ गया। जब आप अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को कमजोर कर देती हो तो करप्शन बहुत तेजी से फैलता है।
अब सोचिए, जब जवान बेरोजगारी, इनक्वालिटी और नेपोटिज्म की वजह से परेशान हो, जब उनको लगे कि सिस्टम सिर्फ कुछ फैमिलीज के लिए चल रहा है, और जब ऊपर से हुकूमत उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश करे, तो फ्रस्ट्रेशन एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच ही जाता है। सोशल मीडिया पर बैन लगना असल में एक धमाका था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि नेपाल के लोगों का सालों का गुस्सा एकदम से फट पड़ा। इस सोशल मीडिया बैन ने टूरिज्म इंडस्ट्री पर सीधा असर डाला। नेपाल काफी हद तक टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। आउटरीच, बुकिंग और प्रमोशंस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। जब इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया तो छोटी दुकान, होटल, गाइड्स और लोकल बिजनेसेस सब इफेक्टेड हुए। साथ ही जो घर वाले बाहर मौजूद थे, जो ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे, उनका राब्ता कट गया, क्योंकि व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए। इससे खास तौर पर उन फैमिलीज को बहुत नुकसान हुआ जिन्हों के मेंबर फॉरेन कंट्री में रहते हैं। एक एस्टीमेट ये भी बताता है कि तकरीबन 70 लाख नेपाली लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं। सोचिए दोस्तों, 70 लाख नेपाली लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं। दूर मुल्कों में रहने वालों के लिए अपनों से बात ना कर पाना एक अनबिलीवेबल पेन था। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो अवाम ने करप्शन, नेपोटिज्म और मिसगवर्नेंस को लाउडली चैलेंज किया। तब सरकार ने, जैसे कि आमतौर पर होता है, डिफेंस और नेशनलिज्म का रिटोरिक यूज करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एरोगेंस के खिलाफ हैं, कुछ ऐसा कबूल नहीं करेंगे कि जिससे देश कमजोर हो जाए। मगर जब पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेस्ट को दबाने के लिए भेजा तो उन्होंने वाटर कैनन, टीयर गैस और कुछ जगहों पर लाइव बुलेट तक इस्तेमाल किए, असल गोलियां। तो हालात और खराब हो गए। इस सब के नतीजे में प्रोटेस्टर्स ने अपना प्रेशर बनाए रखा। आखिरकार होम मिनिस्टर को मोरल ग्राउंड पर रिजाइन करना पड़ा और सोशल मीडिया को बैन हटा दिया गया। लेकिन इस बैन के नतीजे में जो गुस्सा उमड़ा था, इतना गहरा था कि लोगों को रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। कुछ जगहों पर प्रोटेस्टर्स एस्कुलेट हुए। पीएम और प्रेसिडेंट के घर तक आग लगाने की खबर आई। ओपोजिशन लीडर के घर में भी हमला हुआ। मिनिस्टर्स और कुछ ऑफिशियल्स को हेलीकॉप्टर के जरिए एवोकेट करना पड़ा। और फिर 9 सितंबर की रात के 2 बजे केपी शर्मा ओली भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक फर्द का इस्तीफा नहीं था, ये एक पूरी सिस्टम के लिए धमाका था, एक वेकअप कॉल। और असली सवाल अभी भी वही है, अब आगे क्या? क्योंकि मसला किसी एक कुर्सी का या लीडर का नहीं है, मसला उस सिस्टम का है जो सालों से घुस गए करप्शन, नेपोटिज्म और फेलियर्स के नतीजा है। अब कॉस्मेटिक चेंजेस या टेम्परेरी अरेंजमेंट काम नहीं करेंगी। अवाम की डिमांड है असली सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ऐसी गवर्नेंस जिसमें आवाज सच में उनकी हो। वरना दोस्तों, ये गुस्सा कभी भी दोबारा फट सकता है और फिर इसके नतीजा कभी और भी खतरनाक होगा। लेकिन एक और खतरा सामने है। इस हालात का फायदा उठाकर कुछ लोग मोनार्की या डिक्टेटरशिप वापस लाना चाहते हैं। और मैं ये क्लियर कहना चाहता हूँ, मोनार्की ना कभी सोल्यूशन थी, ना कभी होगी। तानाशाही सिर्फ मसाइल को और गहरा करती है। असल सोल्यूशन डेमोक्रेसी के अंदर ही है, लेकिन सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी नहीं, एक ऐसी डेमोक्रेसी जो पार्टिसिपेटरी हो, जिसमें अवाम का हक वाकई माना जाए, जो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। नेपाल का केस दुनिया के लिए एक सबक है। अवाम की आवाज को कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और वो ना कभी कामयाब होती है। लोग उठते हैं तो सिस्टम हिला देते हैं, और असल तब्दीली सिर्फ अवाम की ताकत से ही आती है। मेरी दुआ है कि नेपाल के लोगों के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकले, और दुनिया की गवर्नमेंट को भी ये समझना होगा, अवाम को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। और दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट समझना पसंद है तो मेरी ईरान और इजराइल पर कॉन्फ्लिक्ट पर बनाई गई वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए, इधर क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।